Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 5. I am Shahzad Ahmad Malik and I am teaching you the course CSC 103 Programming Fundamentals. Okay, let's start with today's lecture. In our today's lecture, we will discuss about the programming concepts related to C++ programming. Dear student, the first content of our today's lecture is identifier. First of all, I will discuss about the identifier. The identifiers are the names used to represent variable, constants, types, functions and labels in the program. अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताया चलूँ कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम आइडेंटिफायर्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना हो, कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो, किसी डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करना हो, या अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें या प्रोग्राम्स के अंदर जब हम लेबल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफायर को यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, तो इस चीज़ को जानने के लिए आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेटिक और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर का पहला रूल ये है कि जब भी आप आइडेंटिफायर राइट करेंगे तो उसका पहला कैरेक्टर जो है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी जब भी आप आइडेंटिफायर नेम सेट करेंगे तो नेम से पहले आप अंडरस्कोर लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड रूल जो है उसमें ये है द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। सेकंड में रूल में ये बताया जा रहा है कि जब भी आपने आइडेंटिफायर नेम यूज़ करना है तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स कौन से हैं? आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग ABC, XYZ ये तमाम हमारे अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हैं। सेकंड पे डिजिट्स की बात हो रही है। डिजिट्स आपके क्या है? न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है, जिसमें 1 2 3 ये तमाम हमारे डिजिट्स हैं। और थर्ड पे बात हो रही है अंडरस्कोर्स कि जब भी हम लोगों ने ये अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स या डिजिट्स यूज़ करने हैं तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिफायर। थर्ड रूल में ये बताया जा रहा है कि जितने भी आपके रिजर्व वर्ड हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। रिजर्व वर्ड जो है वो हमारे कीवर्ड कहलाते हैं और रिजर्व वर्ड और कीवर्ड को कभी भी हम प्रोग्राम के अंदर एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने मेक श्योर कर लेना है कि कभी भी प्रोग्राम के अंदर आप रिजर्व वर्ड को एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें आइडेंटिफायर्स का कंसेप्ट पता चल चुका है। तो अब हम फर्दर जो है आइडेंटिफायर्स की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आइडेंटिफायर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स जो टाइप है उसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन C++ इज नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इसका मतलब क्या है कि C++ के अंदर ये जो आइडेंटिफायर है इसका एक स्पेशल मीनिंग है जिसकी वजह से हम इसे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोल रहे हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखें ये आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे शो हो रही हैं, C आउट एंड C इन। तो आप लोगों को याद होगा कि ये ऑलरेडी जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे थे तो हम लोग ये फंक्शंस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सी आउट जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है वो आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है, स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करवाने के लिए। और जो आपका सीन फंक्शन है जब यूज़र इनपुट देगा प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए हम सीन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी आइडेंटिफायर की टाइप है वो है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। इस टाइप में क्या होता है? इट इज द टाइप दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज नोन एज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ठीक है। इस टाइप में क्या हो रहा है
कि प्रोग्रामर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, एक्सेस कैसे कर रहा है? क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर है ये यूजर खुद से डिफाइन कर रहा है। मींस आपने कोई भी नेम दिया है, तो जब वो नेम आप प्रोग्राम के अंदर राइट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं उससे आप क्या है, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखें, यूजर अपनी मर्जी से कोई भी आइडेंटिफायर नेम सेलेक्ट कर सकता है। तो उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं, देखें सिंपल। अगर आप एक अल्फ़ाबेट एक करैक्टर दे रहे हैं तो ये भी आपका एक आइडेंटिफायर है। सेकंड पे देखें, मार्क्स एज आइडेंटिफायर हमने सेट कर दिया है। और थर्ड पे एज नेम जो है वो एज आइडेंटिफायर हमने सेट कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को प्रोग्राम के अंदर राइट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो अब आपको आइडेंटिफायर्स की दोनों टाइप्स क्लियर हो गई होंगी, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स के अंदर डेटा टाइप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप्स देते हैं तो डेटा टाइप्स के थ्रू हमें मेमोरी की स्पेस जो है वो एलोकेट की जाती है। ठीक है, हम जो भी डेटा टाइप सेट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें उतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। तो डेटा टाइप जो है प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम इस कंसेप्ट को ब्रीफली देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि डेटा टाइप्स किस टाइप्स की होती हैं, उनका पर्पस क्या है, उनका क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द डेटा टाइप। अ डेटा टाइप determines the type and the operations that can be performed on the data। ठीक है, डेटा टाइप क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप के थ्रू आपको डेटा की टाइप का पता चल जाता है, और उसके बाद क्या है कि कौन से ऑपरेशंस अब आप डेटा के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं। C++ provides various data types and each data type is represented differently within the computer's memory। ठीक है, C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप प्रोवाइड कर रही है, और हर एक डेटा टाइप जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डिफरेंट एक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे फर्दर स्लाइड के अंदर। जब हम डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें क्या कैपेसिटी मिल रही है, फ्लोट यूज़ करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या मिल रही है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है सेकेंड पॉइंट के अंदर। बेसिकली डेटा टाइप्स को हम टू कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाइड कर रहे हैं, and these categories are built-in or fundamental data types, and the second one is derived or user-defined data types। जी, तो अब हम लोग इन डेटा टाइप्स को चार्ट की मदद से देखते हैं कि बेसिकली ये जो हमारी डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी हमें फर्दर टाइप्स जो हैं कैटेगराइज होके मिल रही हैं। तो देखें, ये हमारी डेटा टाइप्स हैं, उसमें जो सबसे पहले आपकी आ जाती है फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बाद हमारे पास डेटा टाइप मॉडिफायर्स आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डेटा टाइप को यूज़र अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। थर्ड पे जो है वो हमारी डिराइव डेटा टाइप्स है। डिराइव डेटा टाइप्स क्या है कि बेसिक जो हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं उसको हम चेंज करके उससे कोई चीज़ डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट जो हमारी डेटा टाइप्स है दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसमें क्या है कि यूजर अपनी मर्जी से प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप को डिफाइन कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इन वेरियस डेटा टाइप्स को फ्लो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें डेटा टाइप्स का क्लियर कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, कि बेसिकली ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है और फर्दर ये जो कैटेगरीज हैं ये फर्दर कैटेगराइज हो रही हैं या नहीं हो रही, यानी ये सब डिवाइडेड हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास C++ डेटा टाइप्स है और इसको बेसिकली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप,
सेकंड जो आपकी है वो डिराइव डेटा टाइप, और थर्ड जो है आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सबसे पहले हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स को फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो पहली जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीग्रल टाइप है, ठीक है। सेकंड जो है वो आपकी फ्लोटिंग डेटा टाइप है, और थर्ड आपकी क्या है, वाइड। अब आप इस हायरार्की को देखें तो फर्दर ये जो डेटा टाइप्स हैं ये फर्दर आगे डिवाइड हो चुकी हैं, क्लासिफाइड होके क्या हो चुकी हैं, कैटेगराइज्ड हो गई हैं। इंटीग्रल जो डेटा टाइप है वो आपकी फर्दर डिवाइड हो गई है बेसिक 2 टाइप्स के अंदर। वो कौन सी हैं आपकी, इंटीजर एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। इसी तरह जब हम फ्लोटिंग टाइप की बात करें तो फ्लोटिंग टाइप भी फर्दर कैटेगराइज हो गई है 2 कैटेगरीज के अंदर, और वो क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड आपकी डबल डेटा टाइप, ठीक है। और अगर हम वाइड डेटा टाइप की तरफ आए तो यहां पे देखें आपकी वाइड डेटा टाइप फर्दर आगे कैटेगराइज्ड नहीं हो रही। तो अब देखें इस फ्लो चार्ट, इस हायरार्की के थ्रू आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया है कि बेसिकली हमारी 3 टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स आगे फर्दर कैटेगराइज्ड हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम देखें, बात करते हैं सेकंड जो है हमारी डिराइव डेटा टाइप्स, ठीक है। डिराइव डेटा टाइप जो है वो बेसिकली हमारी फंडामेंटल जो हमने ऊपर बेसिक डेटा टाइप्स देखी थी ये उसका पार्ट है। तो अब देखें जब हम डिराइव डेटा टाइप्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन आप देखें एरे आ जाता है, सेकंड पे फंक्शन, थर्ड पे पॉइंटर और फोर्थ पे रेफरेंस। हम जब इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो हम इन टॉपिक्स को बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी आपको बस मैं यहीं तक बता रहा हूँ, इनको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर आपके एक एक दो दो चैप्टर हैं बुक के अंदर। तो जब हम इन टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको प्रिटी क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट पे स्ट्रक्चर आ रहा है, सेकंड पे यूनियन आ रहा है, थर्ड पे क्लास आ रहा है और फोर्थ पे इनुमरेशन आ रहा है। तो ये भी तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर एक एक चैप्टर है आपका बुक के अंदर। तो जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा। तो आई होप सो अब इस हायरार्की के थ्रू आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो चुकी होंगी। जी स्टूडेंट्स, तो पहली जो हमारी डेटा टाइप थी वो थी बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर हमने देखा था कि ये हमारी प्री डिफाइंड डेटा टाइप होती है, और C++ में जब हम ये बिल्ट इन डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इन डेटा टाइप्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स की एग्जांपल्स को देखें तो सबसे पहले जो हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आ रही है वो हमारी करैक्टर डेटा टाइप आ रही है, ठीक है। करैक्टर डेटा टाइप को जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर राइट करना है तो उसके लिए हम लोग ये CHAR करैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। यानी हम पूरा करैक्टर का वर्ड नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, CHAR। जब हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, INT। ये भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग जस्ट फ्लोट का वर्ड यूज करेंगे। और फोर्थ पे आपकी क्या है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज डबल, ठीक है। अगर हम लोग इन एग्जांपल्स को देखें तो इन एग्जांपल्स के अलावा भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर हमारी 2 टाइप्स और आ जाती हैं, वो हैं वाइड डेटा टाइप एंड बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। अभी हमने हायरार्की में देखा था कि वाइड डेटा टाइप जो है वो फर्दर कैटेगराइज नहीं हो रही। इसी तरह बुलियन जो डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप के अंदर भी आपका क्या आ जाता है, ट्रू और फॉल्स कंडीशन आ जाती है। सिंपली या वो आपको ट्रू रिप्रेजेंट करेगा या फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। जी सेकंड जो है वो है डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप आर कंपोज्ड ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। ये डिराइव डेटा टाइप जो हमारे पास आ रही हैं ये किसकी मदद से आ रही हैं, ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स की मदद से आ रही हैं। जब हम उसको कंपोज करेंगे तो हमें डिराइव डेटा टाइप्स मिलेंगी।
एग्जाम्पल्स में क्या है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, पॉइंटर्स, ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स की एग्जाम्पल्स हैं। जी नेक्स्ट जो हमारी डेटा टाइप है दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो वाली डेटा टाइप्स होती हैं जो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। और ये दोनों फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, यूजर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नाम से ही आपको ये चीज डिपिक्ट हो रही है कि ये हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो यहाँ पे यूजर का पार्ट आ जाता है कि यूजर सबसे पहले इन डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेगा और फिर इन डेटा टाइप्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में, तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल्स हायरार्की में फ्लो चार्ट डायग्राम में देख चुके हैं। तो वहां पे आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या थी, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन, ये तमाम जो हैं ये किसका पार्ट है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड के अंदर डेटा टाइप्स की डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की गई है। अगर हम लोग करैक्टर डेटा टाइप की बात करें तो उसमें आप देखें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं और डिफरेंट अदर करैक्टर्स आ जाते हैं। टोटल आप लोगों को पता होगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टोटल 256 आस्की करैक्टर्स हैं। ठीक है, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इन करैक्टर्स में देखें आपके एट द रेट सिंबल भी आ रहा है, हैश सिंबल भी आ रहा है, करली ब्रेसेस भी आ रही हैं, पैरेंथेसिस भी आ रहे हैं। ये तमाम जितने सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पे आपको नजर आ रहे होते हैं, ये टोटल 256 करैक्टर्स हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो है आपकी इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम लोग साइंड और अनसाइंड इंटीजर दोनों एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी। तो इसकी एग्जांपल आप देख लें, ये आपने पॉजिटिव वैल्यूज एंटर की हुई हैं और ये नेगेटिव वैल्यूज एंटर की हुई हैं, इंटीजर्स इन्हें बोलते हैं। थर्ड पे आपकी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, उसके अंदर क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। इंटीजर के अंदर आप पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर आप डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये आपको नजर आओगा, ये आपके अनसाइंड है और ये आपका साइन फ्लोटिंग टाइप है, माइनस का साइन आ चुका है। ठीक है, फोर्थ पे आपका वाइड डेटा टाइप है। वाइड डेटा टाइप क्या होता है, इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग एन एम्प्टी पैरामीटर। ठीक है, इसके कोई पैरामीटर नहीं होते और रिटर्न टाइप पे आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो आपकी बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसमें आपके पास इधर ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशंस होती हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा एट द सेम टाइम। ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। जी स्टूडेंट्स, तो अभी जितनी डेटा टाइप्स हमने देखी, अब हम उन डेटा टाइप्स को बाइट्स में देखेंगे कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। उन डेटा बाइट जो हमने डेटा टाइप्स अभी देखी हैं उनकी अगर हम बाइट्स की बात करें तो वो बाइट्स में उनका क्या साइज है। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारी डेटा टाइप इंटीजर है। तो डेटा टाइप जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स की भी है और 4 बाइट्स की भी है। दोनों ये आपको, आप इंटरनेट पे अगर सर्च करें या बुक में देखें तो आपको ये दोनों साइजेस मेंशन होंगे। पहले जो था वो 2 बाइट्स की थी, लेकिन लेटेस्ट अगर हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करें तो अब वो 4 बाइट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 2 बाइट्स वाली एग्जांपल को लिया है। अब डियर स्टूडेंट, ये एक बात समझने वाली है, यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन में रेंज दी गई है और रेंज क्या है, -32768232767। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि ये वैल्यूज यहाँ पे कैसे आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको इसका मेथड बताने जा रहा हूं कि ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद किस तरह मैंने यहाँ पे राइट की हैं। तो मैं आपको बताता हूं, हम लोग बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 2 के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप 2 राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइज इन बाइट्स 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब क्या है, 16 बिट्स। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है, 16 बिट्स। तो आपने सिंपल क्या करना है, 2 की पावर आपने 16 कर देना है। तो 2 की पावर जब आप 16 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 65536। अब आपने सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे अनसाइंड और साइंड इंटीजर दोनों मिल रहे हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। तो आपने सिंपल क्या करना है,
65536 को डिवाइडेड बाय जब आप 2 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी 32767। ठीक है, ये अनसाइंड इंटीजर के लिए है और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी -32768 ये साइंड इंटीजर के लिए है। तो ये वैल्यू इस तरह कैलकुलेट हुई है। सेम इज द केस हेयर, शॉर्ट डेटा टाइप में भी आपकी 2 बाइट्स हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 16, रिजल्ट इज सेम। अनसाइंड इंटीजर में भी आपकी क्या है, यहाँ पे 2 बाइट्स हैं। अब अनसाइंड है, यहाँ पे साइंड इंटीजर नहीं है। तो अब आप देखें, मैंने आपको कहा था ना 65536 वैल्यू आएगी, तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 65535। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पे 65536 क्यों नहीं है। तो एक बात आप मेक श्योर कर लें कि कंप्यूटर में हमेशा जो स्टार्टिंग डिजिट है वो 0 से स्टार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग जो है 0 को कंसीडर नहीं कर सकते, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। अगर हम लोग अपनी बात करें, ठीक है, हम 0 को कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, कोकोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्टिंग डिजिट है, स्टार्टिंग वैल्यू है, दैट इज 0। तो अगर हम 0 से 65535 तक जाएं तो टोटल हमारी जो बिट्स हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, रेंज है, वो क्या बनती है, 65536 ही बनती है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी लॉन्ग डेटा टाइप है उसके अंदर क्या आपकी 4 बाइट्स हैं। इट मींस 2 की पावर 32। ठीक है, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो 8 इंटू 4 32, 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो आपको ये वाली 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग बाइट की बात करें डेटा टाइप की, तो वो भी 4 बाइट्स की है। तो यहां पे भी आप 2 की पावर क्या करेंगे, 32। अब यहाँ पे अनसाइंड है तो जस्ट आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया था, जब आपने किया तो इसमें आपको दोनों रेंजेस मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कौन सी मिलेगी, जो आपकी अनसाइंड है, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ये आपने एक दफ़ा कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखनी है। अगर किसी की ये वैल्यूज़ ठीक नहीं आ रही तो ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन आपने ये मुझसे डिस्कस करके ये अपने इशू जो है वो रिजॉल्व कर लेना है। आई होप सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स इन C++। जब हम लोग आइडेंटिफायर्स की बात कर रहे थे तो उसमें एक लास्ट पॉइंट था आइडेंटिफायर्स के रूल्स में कि हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कीवर्ड होते क्या हैं। एक्चुअली कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड इन C++ लाइब्रेरी विद अ फिक्स्ड मीनिंग एंड यूज टू परफॉर्म एन इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, कीवर्ड क्या है, आपके प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड हैं जो आपके C++ लाइब्रेरी के अंदर एम्बेड कर दिए गए हैं और इनका क्या है, फिक्स मीनिंग है। कोई भी जब आप इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज C++ लैंग्वेज सपोर्ट्स मोर देन 64 कीवर्ड्स। ठीक है, जब हम C++ लैंग्वेज की बात करें तो ये 64 कीवर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि मोर देन 64 कीवर्ड्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर हम कीवर्ड की एग्जांपल देखें तो एक चीज आप नोट डाउन कर लें कि कीवर्ड्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे लोअर केस लेटर के अंदर। ठीक है, इसमें आपको कोई अपर केस लेटर या कैपिटल लेटर शो नहीं होगा। एग्जांपल आप देखें, ऑटो इज अ कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड, केस कीवर्ड, CONST कांस्टेंट कीवर्ड, कंटिन्यू, इंट एक्सेट्रा। ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये आपके क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं। तो अब आपको कीवर्ड्स का आइडिया हो चुका होगा जी। अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो इस स्लाइड के अंदर मैंने तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप जब भी प्रोग्राम में ये वाले वर्ड्स देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि ये आपके प्रोग्राम्स के क्या हैं, रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड्स हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं और सबसे पहले जो प्रोग्राम हम लोग राइट करने जा रहे हैं वो डेटा टाइप से रिलेटेड ही है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने आज जितनी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, हम उन डेटा टाइप्स का साइज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स।
तो सबसे पहले प्रोग्राम राइट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का पता होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो पहली चीज थी वो आपका क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होगा। तो इस स्लाइड के अंदर देखें तो सबसे पहले मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन किया एंड दैट इज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और लास्ट में सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का पहला पार्ट आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेकंड स्ट्रक्चर में जो सेकंड पार्ट था वो आपका था मेन फंक्शन, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इंट, मेन और पैरेंथेसिस यूज किया। मैंने आपको बताया था कि जहां भी पैरेंथेसिस यूज हो जाए उसका मतलब है कि वो क्या है, फंक्शन। अगर यहाँ पे जस्ट आप मेन और पैरेंथेसिस यूज कर लें तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन से पहले उसकी डेटा टाइप भी देना जरूरी है। तो डेटा टाइप हमने यहाँ पे क्या दे दी है, इंटीजर। क्लियर। बेसिक स्ट्रक्चर का जो थर्ड पार्ट था वो था प्रोग्राम बॉडी, और प्रोग्राम बॉडी का मैंने आपको बताया था हमेशा वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगी। तो ये हमारी करली ब्रेसेस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, और ये सेकंड आपकी जहाँ पे प्रोग्राम बॉडी टर्मिनेट हो रही है तो ये आपका प्रोग्राम बॉडी का पार्ट है। और प्रोग्राम बॉडी के अंदर हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, C++ की स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम इन डेटा टाइप्स को सी आउट फंक्शन के थ्रू क्या है, प्रिंट करवाएंगे इनके साइज को। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने सी आउट फंक्शन यूज किया है क्योंकि मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। हम लोग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। तो सी आउट के साथ मैंने आपको कहा था हम हमेशा इंजर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। ये जो है ये आपका इंजर्शन ऑपरेटर है। उसके बाद आप देखें ये जो मैंने डबल कोट यूज किए हैं इसका मतलब है स्ट्रिंग। डबल कोट के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी वर्ड्स आप लिखेंगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सेम एज इट इज प्रिंट हो गए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला मैसेज सेम एज इट इज प्रिंट हो, तो मैंने उसे डबल कोट में लिख दिया। उसके बाद देखें मैंने दोबारा यहाँ पे इंजर्शन ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखें मैंने साइज ऑफ जो है ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है आपका, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है। ये साइज ऑफ फंक्शन मैंने यूज किया है और उसके साथ पैरेंथेसिस दे दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया। और आप देखें पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डेटा टाइप लिख दिया दैट इज कैरेक्टर, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज हम लिखते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर में मैंने क्या पास करवा दिया है, डेटा टाइप, और डेटा टाइप हमारी क्या है, कैरेक्टर। यानी साइज ऑफ फंक्शन कॉल हो और उसके पैरामीटर में क्या पास करवा दिया आपने, कैरेक्टर। वो इस कैरेक्टर को उठाए और उसका साइज कैलकुलेट करके आपको बता दे। यहां पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। दोबारा मैंने इंसर्शन ऑपरेटर दिया है और मैं चाहता हूं कि मुझे, क्योंकि साइज ऑफ में वो आपको जस्ट इंटीजर वैल्यू देगा ना, 1 2 4 8 जो भी जितनी भी बाइट्स होंगी, 7 बाइट लिखा हुआ मेंशन नहीं होगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने दोबारा स्ट्रिंग यहाँ पे क्या एंटर कर दिया है, बाइट, कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पे 7 बाइट लिखा हुआ शो। यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पे मैंने एंडल फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। ये भी प्री डिफाइंड है। एंडल का मतलब है न्यू लाइन, ठीक है, कि फर्स्ट लाइन पे जब मुझे कैरेक्टर वाली डेटा टाइप का आउटपुट शो हो तो अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप की आउटपुट शो हो मुझे नेक्स्ट लाइन पे हो। तो मैंने यहाँ पे एंडल फंक्शन यूज कर लिया। ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंडल फंक्शन यूज करते हैं। और इसके एंड पे क्या आएगा, हमेशा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं दिया। सेमी कॉलन हमेशा तब देंगे हम लोग जब हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। क्लियर। सेम आप सेकंड स्टेटमेंट पे आए तो सेकंड स्टेटमेंट में भी यही चीज हो रही है। यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले ली है। थर्ड स्टेटमेंट पे आए बाकी तमाम चीजें वही हैं, शॉर्ट इंटीजर ले ली है, फोर्थ पे लॉन्ग इंटीजर ले ली है, फिफ्थ पे साइंड लॉन्ग इंटीजर ले ली है, सिक्स पे अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर ले ली है, 7 पे फ्लोट डेटा टाइप ले ली है, ठीक है। 8 पे मैंने डबल डेटा टाइप ले लिया है और 9 स्टेटमेंट के अंदर मैंने w कैरेक्टर अंडरस्कोर t ले लिया, ठीक है। तो एंड पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। रिटर्न 0 का मतलब मैंने आपको बता दिया था। इसका मतलब ये होता है कि हम कंट्रोल दोबारा किसको हैंड ओवर कर रहे हैं, कंसोल को, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
यहां पे आपकी प्रोग्राम बॉडी क्लोज हो गई है। अब जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो आपको कितनी लाइंस आउटपुट में शो होनी चाहिए? 9 लाइंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर लाइन के अंदर उसकी डेटा टाइप की कैपेसिटी बताई जाएगी बाइट्स के अंदर। क्लियर हो गया आपको ये प्रोग्राम? तो आई होप सो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको तमाम ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर हम कौन सा प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कोई भी स्ट्रिंग एंटर करें तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके बता दे। लेंथ का क्या मतलब है कि टोटल बता दे कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने लिखा, उसके बाद आपका मेन फंक्शन के बाद प्रोग्राम बॉडी आ जाएगी। अब यहां से आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट स्टार्ट होना जा रही है। ठीक है, सबसे पहले देखें यहां पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग और उसके बाद लिखा है str। अब देखा जाए तो ये तो दोनों ही स्ट्रिंग आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग पूरा लिखा हुआ है ये है डेटा टाइप। क्लियर? और ये जो str लिखा हुआ है ये है आपका वेरिएबल नेम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर लिखा है और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दिया है। स्ट्रिंग, अब ये आपको कोई अगर आपसे पूछे कि ये स्ट्रिंग कैसे है तो उसकी मैंने आपको क्या एग्जांपल बताई थी कि जो भी डबल कोट के अंदर हम चीज रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिख दिया है? C++ प्रोग्रामिंग। यहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि अब मैंने C++ प्रोग्रामिंग लिख दिया तो आप भी यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो अब हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्या एंटर करूंगा? सेमीकोलन। इसके बाद देखें यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया। लेबल का ये मतलब है कि प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो आउटपुट में ये आपको शो नहीं होगी। ये लेबल मैंने इसलिए किया है, मैंने यहाँ पे ये बताया है कि जब आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होना है वो कौन सा होना है? स्ट्रिंग डॉट लेंथ। और ये देखें पैरेंथेसिस आ गया, इसका मतलब है ये फंक्शन है। str डॉट लेंथ का फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अब आप देखें नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग की लेंथ शो करवाना जा रहे हैं ना, तो क्या यूज करेंगे? सी आउट फंक्शन, इंसर्शन ऑपरेटर। डबल कोट के अंदर मैंने ये लिख दिया स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू, ये सेम एज इट इज प्रिंट होगा, इंसर्शन ऑपरेटर। और ये जो आपका फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कौन सा हम यूज कर रहे हैं? str डॉट साइज पैरेंथेसिस उसके साथ यूज हुआ है, तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें मैंने str डॉट लेंथ लिखा हुआ है और यहाँ पे str डॉट साइज। आप दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज करें आपको आउटपुट सेम मिलेगी। ठीक है, str डॉट लेंथ भी यूज कर सकते हैं और str डॉट साइज भी यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है तो हम यहाँ पे क्या देंगे? सेमी कॉलन। अब आपको एक क्वेश्चन ये है कि str डॉट साइज के बाद फंक्शन के अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया। ठीक है, वो इसलिए नहीं पास करवाया कि जब कंपाइलर इस लाइन के ऊपर आएगा तो यहाँ पे देखें क्या है? str आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो वो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ना, डिफाइन भी कर दिया है। ये डिक्लेयर किया और डिफाइन साथ ये कर दिया है कि वो उसमें स्ट्रिंग क्या है? C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वो सिंपल क्या करेगा, जब इस लाइन पे आएगा वो इसको उठाएगा str और उसके अगेंस्ट क्या उठाएगा? C++ प्रोग्रामिंग। वो इस पैरामीटर के अंदर पास करवा देगा, उसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो कैलकुलेट करेगा, यानी उसका साइज कैलकुलेट करेगा और आउटपुट स्क्रीन पे आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो अब हमने ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व की है। आई होप सो अब आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब जो हम प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं उसके अंदर दो कंसेप्ट हैं, एक ओवरफ्लो का कंसेप्ट है और एक अंडरफ्लो का कंसेप्ट है। ओवरफ्लो का कंसेप्ट ये है कि कोई कैपेसिटी आपको दे दी जाए और उस कैपेसिटी से जब डेटा एक्सीड कर जाए तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब ये है कि जो आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर ही आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम अंडरफ्लो। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि हमारे तमाम घरों में वाटर टैंक्स यूज होते हैं। ठीक है, पानी वाली टंकी जिसको बोलते हैं। तो जब आपकी पानी वाली टंकी अगर
एम्प्टी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल मोटर ऑन करके उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर टैंक की कैपेसिटी 100 गैलन्स है, तो जब हम उस टैंकी को फिल करते हैं ना, मोटर ऑन करते हैं, तो हमारी मोटर चल रही है। अब जब 100 गैलन से पानी ज़्यादा एक्सीड हो गया ना, कि मोटर ऑन ही थी, हमने बंद नहीं की, तो आपका जो वाटर टैंक है वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी 100 गैलन्स की थी। जब 100 गैलन से पानी ऊपर गया तो वो ओवरफ्लो करना शुरू हो गया। तो ये कंसेप्ट है ओवरफ्लो का। दूसरा आपका क्या है कंसेप्ट? अंडरफ्लो। आपने मोटर ऑन की, वाटर टैंक की कैपेसिटी थी 100 गैलन्स, आपने 10 मिनट्स के बाद मोटर ऑफ कर दी, उसके अंदर 60 गैलन्स तक पानी स्टोर हो गया है, तो इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। या आपकी टैंकी पूरी फिल हो चुकी है, ठीक है, और आपने उसी वक्त उसी इंस्टेंट में क्या है, मोटर ऑफ कर दिया, तो आपका 100 गैलन्स पानी स्टोर हो चुका है उसमें, ये भी क्या है, अंडरफ्लो है। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। जी स्टूडेंट, तो अब हम डायरेक्ट प्रोग्राम बॉडी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने डेटा टाइप लिया है शॉर्ट, और उसके बाद मैंने वेरिएबल नेम लिया है टेस्ट, VAR, टेस्ट वेरिएबल। ठीक है, इक्वल्स टू उसकी मैंने कैपेसिटी जो है वो बता दी है कि वो क्या है, 32767। ये हमारी शॉर्ट डेटा टाइप की कैपेसिटी है जो यहाँ पे मैंने असाइन कर दी है। क्लियर? सी आउट में क्या करवा रहा हूँ, टेस्ट वेरिएबल, यानी मैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये शो करवा रहा हूँ कि हमारी कैपेसिटी क्या है, 32767। तो इस लाइन में आपकी 32767 वैल्यू जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। अब सेकंड में क्या कर रहा हूँ, ओवरफ्लो करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट वेरिएबल इक्वल्स टू टेस्ट वेरिएबल प्लस 1, यानी टेस्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके अंदर मैं +1 क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे 32767 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32768। सी आउट में क्या करवा रहा हूँ, टेस्ट वेरिएबल, तो टेस्ट वेरिएबल में वैल्यू अब क्या स्टोर हो चुकी है, 32768। क्लियर हो गया? तो ये देखें आपकी कैपेसिटी क्या थी, 767। जब आप इसको आउटपुट देखेंगे ना, जब प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, तो सेकंड लाइन पे आपको वैल्यू माइनस साइन के साथ शो होगी, -32768 शो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो हो चुका है। कैपेसिटी 767 थी, लेकिन वैल्यू क्या हो चुकी है, 768। तो ओवरफ्लो हमेशा आपको नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव सिंबल के साथ शो होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे ओवरफ्लो हो चुका है। थर्ड जो है देखें, टेस्ट वेरिएबल इज इक्वल टू टेस्ट वेरिएबल -1। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 32767 या 32768। तो हमेशा स्टूडेंट आप याद रखें, हमेशा वेरिएबल के अंदर आपका लेटेस्ट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू स्टोर होती है। तो अब वो आपकी वैल्यू 32767 नहीं रही, बल्कि क्या हो चुकी थी यहाँ पे, 32768। ठीक है, तो 32768 -1 करेंगे, तो जब हम इसको आउटपुट करवाएंगे सी आउट फंक्शन के थ्रू, तो 32768 -1 क्या हो जाता है, 32767। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी देखें इक्वल टू है, बराबर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अंडरफ्लो। तो आई होप सो अब आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा। दोनों कंसेप्ट बता दिए हैं, इस केस में ओवरफ्लो हो रहा है और इस केस में अंडरफ्लो हो रहा है। जब आप इसको रन करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, तो आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, इट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट आपके वो वाले आइडेंटिफायर्स हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम के ऊपर, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कांस्टेंट्स आर द आइटम्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये वो वाले आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू कभी भी रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होगी। ठीक है, इन जनरल कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एज फिक्स वैल्यूज इन अ सी प्लस प्रोग्राम। यानी हम अगर जेनेरिक बात करें, जनरल बात करें, तो जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिक्स वैल्यूज के।
इसके एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि हम पाई सिंबल यूज करते हैं ना, तो पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 22/7 मीन्स 3.14। तो वो आपका प्रोग्राम में भी अगर आप पाई यूज करेंगे तो वो आपका कांस्टेंट है, उसमें भी कभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। कहीं पे लिटरल्स का वर्ड यूज हो, कांस्टेंट्स का वर्ड यूज हो, तो आप समझ जाएं कि ये बोथ आर अल्टरनेटिव्स। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड के अंदर कांस्टेंट्स की दो टाइप्स डिफाइन की गई हैं। एक जो है वो आपकी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है और सेकंड जो है आपकी स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है कि जब आप किसी अल्फाबेट, किसी न्यूमेरिक या किसी स्पेशल सिंबल की बात करते हैं और उसको आप सिंगल कोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंगल कोड के साथ इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, यानी आपने ए लिखा और उसको सिंगल कोड के साथ इनक्लोज कर दिया, तो वो आपका क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड आपका क्या है, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर इनक्लोज बिटवीन डबल कोट्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, स्ट्रिंग। जब एक से ज्यादा कैरेक्टर आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। यानी आपका एक वर्ड बन गया ना, तो वर्ड हम किसे बोलते हैं, स्ट्रिंग को बोलते हैं। और स्ट्रिंग को हमेशा इनक्लोज हम करते हैं डबल कोट के साथ। ठीक है, अब हमने अभी प्रोग्रामिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं, उसमें जब हमने प्रोग्राम राइट किए हैं तो हमने स्ट्रिंग राइट किए हैं तो उसको हमने डबल कोट के साथ इनक्लोज किया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के लिहाज से हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की और डेटा टाइप्स को भी बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन मैंने किया है। तो आई होप सो आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तमाम चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर फर्दर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। और कोई भी इशू जो है वो आप टाइमली रिजॉल्व किया करें। जब आप ये कर देते हैं कि बाद में हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे तो फिर आपका गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि उसके कंसेप्ट आप टाइमली क्या कवर कर लें, रिजॉल्व कर लें। ठीक है, टाइमली जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे तो फिर आप प्रोग्रामिंग जो है ईजिली कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।